Welcome back dear students. Welcome to this another useful video tutorial. अभी तक हमने प्लस वन की NCERT के 20 चैप्टर कर लिए हैं। ये हमारा 21 चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने आपको जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का करवाया था 20 नंबर चैप्टर, काफ़ी अच्छे से आपने उसको समझा है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केमिकल कंट्रोल बचता है, उसके बाद ये प्लस वन का ख़त्म हो जाएगा। न्यूरल जो कंट्रोल है उसमें आपको आज न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, उसके बाद न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ये टॉपिक हम करेंगे। इसमें आपके आता है सबसे पहले द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस। बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है उसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। जितने भी ऑर्गन आपकी बॉडी के काम करते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है इन थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ अदर। इसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे की फंक्शनिंग को वो कम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो डिमांड जो है एनर्जी की इंक्रीज़ हो जाती है फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बॉडी में आपने ऑक्सीजन ज़्यादा देनी है तो इसलिए आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाएगी और ब्लड फ्लो ब्लड वेसल से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जब एक्सरसाइज करते हैं आपके फेफड़े भी ज़्यादा काम करते हैं, आपका हार्ट भी और वेसल्स भी, ब्लड तेज़ी से रन करता है। व्हेन द फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, रुक जाती है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्व्स, लंग्स जो है, हार्ट, किडनी रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जब आप एक्सरसाइज करके हट जाते हो तो फिर ये सारे नॉर्मली अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं ऑर्गन, इनकी एक्टिविटी द्वारा नॉर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन जो सिस्टम है जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं। हार्मोन एंड नर्व्स का काम इकट्ठे चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो डैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फैशन। सिंक्रोनाइज होता है साथ में एक दूसरे के। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल सिस्टम में आपके होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसे एकदम से कोऑर्डिनेशन बन जाता है वेरी फास्ट। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपको केमिकल देता है, इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप इसमें आज आपको नर्व इम्पल्स करवाएंगे, नर्व कंडक्शन सिनैप्स कैसे होती है और रिफ्लेक्स एक्शन की फिजियोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो बेसिक्स है आपके दिमाग में पड़ गया होगा। नेक्स्ट हम न्यूरल सिस्टम करते हैं। न्यूरल सिस्टम को फ्रेंड्स हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें इस न्यूरल सिस्टम के नाम से ज़्यादा लिया गया, इसको नर्वस सिस्टम भी आपने रख लेना है, ये सेम ही थिंग्स हैं। जो न्यूरो सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल। जो स्पेशल सेल होते हैं इसमें सिर्फ न्यूरो सिस्टम में आते हैं, वो उनको न्यूरॉन कहते हैं। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। जो स्टिमुलस को पकड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वेरी सिंपल। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले सिलेंट्रेट में न्यूरो सिस्टम आया था। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज इंसेक्ट में ज़्यादा बेटर है। वेयर द ब्रेन प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लियो जो नर्व्स इकट्ठी हो जाती है एक जगह, इसको गैंग्लियन कहते हैं। एंड न्यूरल टिश्यू। द वर्टिब्रेट में ज़्यादा और डेवलप है, इसमें ब्रेन डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसका हायर फाइलम इंक्रीज़ करता जाता है, उसका जो न्यूरल सिस्टम है जहाँ नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा हम बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, तो उसमें आपका ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इसको दो पार्ट में लिखा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पैराफेरल नर्वस सिस्टम PNS, एक और होता है ANS भी आप नोट कर लीजिए। ANS जो होता है ऑटोनोमस
नर्वस सिस्टम, ये यहाँ लिखा नहीं है, इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करती हैं, ये आपको बता दूंगा बाद में। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स के ऊपर काम करता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं। ब्रेन की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स का जो कंट्रोल है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो द नर्व्स फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की होती हैं, अफरेंट एंड इफरेंट। अफरेंट जो होती हैं जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम टिश्यू टू द CNS, यानी जो आपके सेंसरी ऑर्गन जैसे मसल है, स्किन है, उसकी जो नर्व्स है, जैसे इसको आपको पिंच किया किसी ने, ज़्यादा गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो वो जो नर्व है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो लेके जाती हैं उसको अफरेंट कहते हैं, एंड जो वापस लेके आती हैं उसको इफरेंट कहते हैं। जो CNS से लेके आएंगी कंसर्न्ड ऑर्गन में वो क्या होंगी आपकी इफरेंट। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक सोमैटिक भी कहा गया और ऑटोनोमस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिले इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन लेके आता है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्स लेता है CNS से इनवॉलंटरी ऑर्गन और द स्मूथ मसल को जो जाता है डेट इज़ द ऑटोनोमस। जो आपका स्केलेटल मसल से जाता है वो आपका सोमैटिक है। सो द ऑटोमेटिक न्यूरो सिस्टम फार्दर क्लासीफाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो जो ऑटोनोमस जो आपका नर्वस सिस्टम है जो कि आपका स्मूथ मसल्स को लेके जाता है, उसको दो तरह का सिंपैथेटिक एंड पैरा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स को कम करेगा। तो यहाँ ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैटेगराइज करके बताया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरह का, सेंट्रल एंड पेरिफेरल जो है आगे डिवाइड किया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है। सो आगे जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड होता है, तो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेसिक जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का डेट इज़ द न्यूरॉन। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। सेल बॉडी में आपके साइटोप्लाज्म होता है, जिस न्यूरॉन एक सेल है उसकी बात कर रहे हैं, उसके पार्ट हम समझा रहे हैं आपको आगे। तो जो सेल बॉडी है उसमें साइटोप्लाज्म है, टिपिकल ऑर्गेनेली होती हैं जिसमें ग्लैंडुलर बॉडीज़ होती है, इसको निसल्स ग्रैनुलर कहते हैं। निसल्स ग्रैनुलर सिर्फ न्यूरॉन में मिलते हैं, ये आपने याद कर लेना है। निसल ग्रैनुलर किसी और सेल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ न्यूरॉन में ही मिलेंगे। तो जो शॉर्ट फाइबर है विच ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्ट और द सेल बॉडी से ब्रांच निकलती हैं, आल्सो कंटेन निसल ग्रैनुल, उसको डेंड्राइट कहते हैं। दीज फाइबर ट्रांसमिट नर्व टुवार्ड द सेल बॉडी से जो नर्व्स की इम्पल्स जाती है। सो जो एक्सोन है उसके बाद एक्सोन आ जाती है, एक लॉन्ग फाइबर होता है, द डिस्टल एंड ऑफ द ब्रांच। जो ब्रांच जब ख़त्म हो जाती है तो एक्सोन बन जाता है। सो ईच ब्रांच ट्रांसमिट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेट इज़ द सिनेप्टिक नोब। जो आपकी एक्सोन है जब ख़त्म हो जाती है तो सिनेप्टिक नोब बनती है, विच पोजेसेस द सिनेप्टिक वेसिकल होती हैं, उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। एक्सोन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो जहाँ पे नर्व एंड प्लेट बनती है मसल की, वहाँ एक्सोन्स काफ़ी होती हैं, वहाँ से सिनेप्स जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है और नेक्स्ट जो न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स देती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन डेंड्राइट न्यूरॉन को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आपके मल्टीपोलर। जो आपके फ्रेंड्स मल्टीपोलर ऑर्गन न्यूरॉन होते हैं उसमें क्या है, 1 एक्सोन 2 और मोर डेंड्राइट, जे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। बाईपोलर में है 1 एक्सोन 1 डेंड्राइट, जे रेटिना 5। यूनिपोलर में क्या होगा, सेल बॉडी 1 एक्सोन ओनली, यहाँ डेंड्रॉन नहीं होगी। ये यूनिपोलर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनते हैं, ये आपने एग्जांपल्स याद कर लेनी है, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। तो उसके हिसाब से एक्सोन को अगर माइलिन शीट होगी, इसमें जो फैट्स की होती है, सैचुरेटेड फैट्स की, चर्बी की एक शीट्स बनी होती है, अगर वो शीट होगी तो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, अगर नहीं होगी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं उसमें एक इन्वेल्प होता है जिसमें सचवान सेल होते हैं,
विच फॉर्म ए माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन। द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीट, जो माइलिन शीट में गैप बच जाता है जहाँ से माइलिन शीट एब्सेंट होती है, इसको नोड ऑफ रेनबर कहते हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलते हैं। अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन है enclosed by such one cell that does not form a myelin sheath around the axon. They are only found in the autonomous and somatic nervous system. जो आपके अनमाइलिनेटेड हैं वो आपके सोमैटिक एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मिलेंगे। तो यहाँ एक पर्टिकुलर जो डायग्राम है न्यूरॉन का, यहाँ देख लीजिए, समझाते हैं अभी आपको। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, शो नहीं किए गए, उसको हम ऐसे डॉट्स में आपको बता देते हैं। ऐसे ग्रैन्यूल्स बनते हैं इसमें, उसको निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मिलते हैं। ये पूरी इसकी सेल बॉडी है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये डेंड्राइट्स है। नीचे जो स्मूथ टेपरिंग एक टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला है, इसको हम एक्सोन कहेंगे। एक्सोन के टर्मिनल्स हैं, जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको सिनेप्टिक नोव कहते हैं। जिसके ऊपर शीथ चढ़ी हुई है एक्सोन के ऊपर सचवान सेल से, जिसके ऊपर शीथ है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जहाँ नहीं है वो अनमाइलिनेटेड। ये बेसिकली माइलिनेटेड न्यूरॉन को ही बताया गया है। जहाँ पे वो एब्सेंट है उसको हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवायर। ये भी काफ़ी हेल्प करती है नर्व कंडक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी और कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट हेयर। नेक्स्ट जो आपके पास है टॉपिक, डैट इज़ द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट एंड कंडक्ट होती है। जनरेट होना होता है स्टार्ट होना, और कंडक्ट होना होता है पूरा सेपरेट होना। सो न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल है, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है पोलराइज हो जाती है, पोलराइज स्टेट में है। डू यू नो बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन एज पोलराइज। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल इसमें होते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन में। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट आयन। डिफरेंट आयन के लिए डिफरेंट टाइम से खुलते हैं, डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता इसमें सारे आयन चले जाएँ, कुछ आयन इसमें ज़्यादा फास्ट जाते हैं, कुछ नहीं जाते, कुछ कम जाते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब रेस्ट कर रहा है न्यूरॉन तो उसको रेस्टिंग कहते हैं। द एक्सोन मेम्ब्रेन इज़ कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। सोडियम कम जाता है, पोटाशियम ज़्यादा जाता है उसमें से जब वो रेस्टिंग कर रही है। द मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। सो जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम। अब पोटाशियम ज़्यादा होगा, सो एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन लो कंसनट्रेशन जो सोडियम है वो बाहर ज़्यादा होगा, यानी सोडियम अंदर कम होगा, पोटाशियम ज़्यादा होगा। ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होगा, पोटाशियम कम होगा। सो इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन जो है उसमें लो कंसनट्रेशन है पोटाशियम की, हाई कंसनट्रेशन सोडियम की। सो फॉर्म ए कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सो दीज आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन बाय द सोडियम पोटाशियम पंप। तो इसमें सोडियम पोटाशियम पंप होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पंप है, ये काम करता है मेम्ब्रेन में नर्व इम्पल्स में। तो इसमें 3 जो सोडियम हैं बाहर जाते हैं, 2 सोडियम अंदर जाते हैं। एक एटीपी लगता है, एटीपी से एडीपी बनेगा, तो फिर वो क्या करेगा, सोडियम 3 सोडियम एंड 2 पोटाशियम। 2 सोडियम बाहर जाएंगे, जिस सेल के बाहर जा रहे हैं, पोटाशियम 2 अंदर जा रहे हैं। सो एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन प्रोसेसेस द पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर जो है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाकी अगर यहाँ से आप देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं हम। सो हम जो बात कह रहे थे यहाँ आप डायग्राम से भी समझ पाओगे। यहाँ पे कंडक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए आउटसाइड क्या है, आपके नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इनसाइड आपके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी सोडियम बाहर है, पोटाशियम अंदर है। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर उसके बाद बाहर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो इसको हम कैसे समझते हैं, इसको पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन से बात करेंगे। सो अगर यहाँ पे जो बात कर रहा है मेम्ब्रेन को, जो इनर सरफेस है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो इसलिए इसको पोलराइज कहते हैं। जब अंदर नेगेटिव आयन हो जाएंगे इसको पोलराइज, यानी ये नॉर्मल स्टेट है डीपोलराइजेशन होने से पहले। तो इसको हम क्या कैसे याद करेंगे, रिन, एक वर्ड दे रहा हूँ आपको, रिन एंड डिप।
जैसे रिन में हम सोल्यूशन बना के डिप करते हैं, रिन जैसे आपका डिटर्जेंट है। रेस्टिंग इनसाइड नेगेटिव। अब उसके बाद होगी डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन इनसाइड पॉजिटिव। जी आप याद कर लीजिए, आपके लिए शॉर्टकट है, याद कर पाओगे। सो द इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर एक पोटेंशियल बन जाता है ऊपर और बाहर और अंदर, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। सो यू माइट बी क्यूरियस टू नो व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जैसे व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाई टू साइट, जहाँ पे न्यूरॉन है को अपने स्टिमुलस देना है, तो द पोलराइज मेम्ब्रेन एट दैट साइड ए जो ऊपर बात कर रहा है फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब सोडियम अंदर आने शुरू हो जाते हैं। बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी साइड द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज, इनर सरफेस जो बिकम पॉजिटिवली। अब अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, बाहर नेगेटिव। द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन साइड ए थस रिवर्स एंड इज कॉल्ड डीपोलराइज। तो ए साइड जो है डीपोलराइज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ए साइड इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। सो विच इन टेक्ट टर्म इज द नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट द साइट इमीडिएटली हेड द एक्सोन, जो बी साइट आगे आ जाएगी, मेम्ब्रेन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड, नेगेटिव साइड इनसाइड। फिर यहाँ पे पोलराइज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी साइड, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द करंट फ्लो from B side to A to complete circuit, the current flow has the polarity at the site reverse and the action potential is generated at site B. This is the impulse, that is the action potential generated at A arrive to the site B. The sequence is repeated, आगे से आगे ये repeat होती जाएगी और along with the length of axon and consequently impulse is conducted. The rise in the stimulus induce the permeability of sodium extremely short-lived, quick followed by rise in permeability of potassium. While a fraction of second जो potassium diffuse outside the membrane and restored the resting potential to the site of the excitation and the fiber become more and more responsive to further stimulation. तो अब ये बात क्या कह रहा है अब नर्व इम्पल्स की, यहाँ देखिए ध्यान से। जो रिन डिप आपको टर्म समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएंगी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, रेस्टिंग इनसाइड नेगेटिव। अब यहाँ पे अंदर सोडियम आने शुरू हो गए हैं, इस टाइम पे अंदर में पोटेंशियल बनना शुरू हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, ए साइड जो पीछे मैंने अभी आपको बोल के बताया, ये अभी डीपोलराइज है। क्या है ये, डीपोलराइज। इसका जो साथ वाला सेगमेंट है अंदर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, यानी इसका जो पोलराइजेशन पोटेंशियल हो गया, इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल बनना शुरू हो गया, यानी रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन स्टेट में आएगी। जो साथ में सेगमेंट है उसमें अंदर नेगेटिव है, तो ये रेस्टिंग है, इसको पोलराइज कहते हैं। अब ए से बी में जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बी में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और बी बनना शुरू हो जाएगा ए में द्वारा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब बी में द्वारा पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, तो ये डीपोलराइज हो जाएगा, ये फिर नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, इसको रीपोलराइजेशन कहेंगे। यानी कैसे आपने देखना है, रेस्टिंग, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज, दिस इज़ द मैकेनिज्म। जो रेस्टिंग है उसको पोलराइज कहते हैं, पोलराइज, रीपोलराइज एंड पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, ऐसे काम बात करते हैं। जब अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको पोलराइज कहते हैं। फिर कुछ टाइम पे सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, उसको अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको डीपोलराइजेशन कहेंगे। फिर वे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, फिर सोडियम बाहर जाना शुरू हो जाता है, फिर अंदर नेगेटिव चार्ज को रीपोलराइजेशन कहते हैं। यानी जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है रेस्टिंग। जैसे अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। -70 to 19 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। फिर धीरे धीरे जब ये डीपोलराइजेशन होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 150 अबाउट 90 तक ये मिली वोल्ट तक ये पोटेंशियल बनता है। उसके बाद फिर ये रीपोलराइजेशन में आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। अब नर्व जो इम्पल्स जनरेट हो गई है, अब इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होगी, यानी अभी तक आपने एक न्यूरॉन में देख लिया कैसे नर्व बनती है, कैसे चलती है नर्व इम्पल्स। अब दूसरे न्यूरॉन में कैसे आएगी। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम
वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन डेट इज़ का स्नैप्स। दोनों में स्नैप्स गैप होता है, कोई दो न्यूरॉन परमानेंटली अटैच नहीं होते। सो जो पिछले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। जो आगे वाला है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, विच मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप डेट इज़ द सिनेप्टिक लेफ्ट। कईयों में गैप होता है, कईयों में नहीं होता। देयर आर द टू टाइप ऑफ स्नैप्स, नेमली द इलेक्ट्रिकल स्नैप्स एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल स्नैप होता है जिसमें प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल स्नैप कैन फ्लो द डायरेक्ट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इसमें गैप कम होता है। जो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक इज़ वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग विद द सिंगल एक्सोन। जैसे सीधा जाता है। इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिक स्नैप इज़ ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स फास्ट होता है, केमिकल कम होता है। जो केमिकल स्नैप्स होता है इसमें प्री एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है एक फ्लूइड फिल्ड स्नैप गैप बना होता है। इसमें सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं, उसको सिनेप्टिक फ्लूइड से बना होता है। डू यू नो हो द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स क्रॉस द सिनेप्टिक लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक। कैसे गैप में आती है फिर आगे न्यूरॉन में जाती है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर काम करेगा। जो एक्सोन टर्मिनल कंटेन द वेसिकल फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। जो प्री सिनेप्टिक नोब है उसमें जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। इन वेसिकल्स को हम सिनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मैं पूरी बात आपको करवाने चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये पुराना न्यूरॉन है, ये नीचे न्यूरॉन है दूसरा जो कनेक्ट बनेगा। ये जो न्यूरॉन है आपका ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये वाली प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे वेसिकल्स हैं। जैसे नर्व इम्पल्स आती है तो ये वेसिकल्स धीरे धीरे यहाँ आ जाती हैं। जब ये वेसिकल्स यहाँ आ जाती हैं तो इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ये सोडियम चैनल अगले न्यूरॉन को खोल देता है, फिर वो नर्व इम्पल्स आती है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम आयन जो होते हैं इसकी डॉकिंग साइड के ऊपर लग जाते हैं, इसको डॉक करवाना शुरू कर देते हैं, यानी इन वेसिकल तो यहाँ लेके आते हैं। यहाँ कैल्शियम आयन का रोल है, आगे आपको पूरा डिटेल में समझा जाएगा। तो एंड रिलीज देयर न्यूरो ट्रांसमीटर टू द सिनेप्टिक लेफ्ट। सिनेप्टिक लेफ्ट में अपना न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज कर देते हैं। एंड द रिलीज ट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर वहाँ बाइंड कर जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। This binding open the ion channel allowing the entry of ion which can generate the new potential to the postsynaptic neuron. The new potential develop may either be excitatory or inhibitory. या तो पोटेंशियल आगे चलेगा या तो नहीं चलेगा। यानी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके नर्व इम्पल्स को बढ़ाते हैं, कुछ कम करते हैं। जैसे आप ड्रिंक करते हैं, आपको नींद आती है तो वो एसिटाइलकोलाइन की सिक्रीशन रोक देता है, तो वो इनहिबिशन कर देगा। जैसे आप ड्रग्स ले रहे हो, कोकीन खा रहे हो, ब्राउन शुगर ले रहे हो, आपका ब्रेन फास्टली काम करता है, वो एक आपको स्टिमुलेटर का काम करता है, वो इम्पल्स को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे नर्व इम्पल्स सिनेप्टिक वेसिकल के पास आती है तो फिर कैल्शियम जो चैनल होते हैं यहाँ के ओपन हो जाते हैं, फिर कैल्शियम इंटर करना शुरू हो जाती है। उससे जो वेसिकल्स होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल जहाँ जाती हैं डॉकिंग साइट पे, फिर यहाँ फूट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस से एसिटाइलकोलाइन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, या एसिटाइलकोलाइन के यहाँ रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। यहाँ जब जुड़ जाता है तो ये इसको ओपन कर देता है। साथ में इसके सोडियम चैनल होते हैं, फिर सोडियम यहाँ अंदर आना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नर्व इम्पल्स समझ आ गई होगी। दिस इज़ द केमिकल सिनेप्सिस। आई होप आपको जो समझ आ गया होगा। अब हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कैसे देखते हैं, इसको समझने के लिए आपको, जैसे न्यूरॉन में गैप कम होता है, वो न्यूरॉन इकट्ठे बने होते हैं, तो उसमें जो मैंने नोड ऑफ रेनवायर की बात की थी वही काम करेगी यहाँ पे इस वजह से। तो इसमें देखिए यहाँ जो पोटेंशियल आ जाता है पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जंप करता है, जंपिंग में जाता है। इसको कहते हैं साल्टटोरियल कंडक्शन। साल्टटोरियल कंडक्शन, साल्टटोरियल कंडक्शन को हम जंपिंग कंडक्शन भी कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का भी नाम देते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, इस बुक में लिखा नहीं है, मैंने पुराने वीडियो डाले हैं, वो आपको लिंक दे दूंगा डिटेल में, MSc लेवल का वहाँ से मिल जाएगा। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। नर्व इम्पल्स आपने देख लिया, अब आपके नर्वस सिस्टम में कैसे फंक्शनैलिटी होती है, कैसे ऑर्गन काम करते हैं, वो हम समझेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन है मेन, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है बॉडी में, and act as the command and control system. It contain voluntary movement, balanced body, functioning of vital involuntary organ
लंग्स, हार्ट, किडनी इसको भी कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, आपकी भूख, हंगर, प्यास, थ्रस्ट। सर्केडियम 24 आवर का क्लॉक होता है आपकी बॉडी में, जिसके अकॉर्डिंग आप उठते हो, खाना खाते हो, उसको भी कंट्रोल करता है। काफ़ी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ह्यूमन बिहेवियर को। तो ये आल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विज़न, आपको आंखें काम करती है, जो इमेज आपके ब्रेन में बनता है और सुनाई देता है, बोल पाते हो, याद रखते हो, इंटेलिजेंसी है, इमोशन है, थॉट है, ये सारा ब्रेन का काम है। ब्रेन जो है स्कल में होता है, केज में, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रेनियम इनाइविक लेयर से भी बना होता है। जो बाहर जो लेयर होती है इसको डूरा मैटर कहते हैं, मिडल में एरिकनॉइड होता है, इनर में आपके पिया मैटर। तो उसको आपने पैड वर्ड से याद करना है। 3 लेयर होती हैं ब्रेन की या क्रेनियम की। ब्रेन की लेयर को मान के चलिए 3 लेयर होती हैं यहाँ पे, जो पिया रिकनॉइड, पिया मैटर, रिकनॉइड, ड्यूरा मैटर। ये अंदर से बाहर जा रहा है। अगर अंदर से जा रहा है पिया, रिकनॉइड, ड्यूरा, सबसे बाहर वाली ड्यूरा होगी, ये मिड होगी, ये इनर होगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसको प्रोजेंसेफ्लॉन दूसरा नाम है इसका, मीजेंसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन, ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ इसके पार्ट देख लीजिए। ये इसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया डिटेल में। थोड़ी इसकी लेबलिंग ब्लर टाइप है, आई होप आप कोऑपरेट करके। ब्रेन का जो काफ़ी पार्ट होता है वो हेमिस्फीयर है, 2 आधे गोले ऐसे जुड़े होते हैं, उसको ऐसे टूट जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जोड़ने वाला एरिया जो दोनों को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये सेरिब्रम आ गया। इसके पीछे छोटा ब्रेन होता है जिसको सेरिबलम कहते हैं। इसमें जो इसका सेरिब्रम का रूफ होता है, एक होता है फ्लोर, एक होता है रूफ। जो इसका रूफ होता है उसको एपिथैलेमस कहते हैं, जो नीचे वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी जुड़ी होती है, ये फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन जो है आपका मीजेंसेफ्लॉन आ जाएगा। उसके बाद हाइंड ब्रेन में आके पॉन्स आएगा, सेरिब्रम आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा। तो इसका डिटेल मैं वीडियो दे दूंगा। इतना अच्छा डायग्राम नहीं है ये वीडियो, मैंने ऑलरेडी बनाया है, अपलोड भी किया हुआ है, आपको वहाँ से काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू ही है, वो आप याद रख पाओगे। काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है इस बुक में। सो जो फोर ब्रेन है आपका, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, डीप का लेफ्ट प्रोवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ, उसको फिर 2 हाफ बन जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों से जुड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम से, दोनों हेमिस्फीयर को जो जोड़ता है। द लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट इज़ थ्रोन इनटू द प्रीडोमिनेंट फोल्ड। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इट इज़ रेफर टू एज द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का बना होता है क्योंकि ग्रे अपीयरेंस होती है। न्यूरॉन सेल प्रोवाइड एज द कंसनट्रेटेड गिविंग आउट द कलर। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कंटेन द मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एसोसिएशन सेंटर। ये एसोशिएट करता है रिस्पॉन्स को। कम्प्लेक्स फंक्शन जैसे आपके इंटरसेंसरी एसोसिएशन है, मेमोरी की एसोसिएशन है, कम्युनिकेशन है, ये यहाँ करवाता है। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आपको बता दिया, कंस्टिट्यूट द इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव एन ओपेक अपीयरेंस देता है, वाइट अपीयरेंस, इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। जो सेरिब्रम है रैप अराउंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस अंदर होता है इसमें। मेजर एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, फोर ब्रेन का बेस में होता है थैलेमस के। हाइपोथैलेमस कंटेन द नंबर ऑफ सेंटर कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज, ईटिंग, ड्रिंकिंग। इट आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल। हार्मोन क्रिएट करता है जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ द एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ग्लाइडा। ये आपने याद करना है, एम्ग्लाइडा। हिप्पोकैम्पस ये पार्ट है। फॉर्म ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्बिक लोब और द लिम्बेटिक सिस्टम। ये मिड फोर ब्रेन में है along with the hypothalamus. It is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotion, excitation, pleasure, rage and fear and motivation. तो जो आपका इमाइगडाला जो पार्ट है ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर ये पार्ट आपके ब्रेन में निकाल देंगे आपको कोई इमोशन नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है जो छोटा पार्ट होता है बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में आता है एंड पोन्स एंड हाइंड ब्रेन के बीच जो एरिया मिड ब्रेन है।
ये इसको सेरिब्रल एक्यूडक्ट कहते हैं, पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन द 4 रोडल स्वेलिंग जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेप। जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है दोनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ये आपने याद कर लेना है। ब्रेन स्टेम भी पेपर में आता है, फोर ब्रेन का कोई रोल नहीं है ब्रेन स्टेम बनाने में। तो इसमें ऑप्टिक काइज़मेटा होता है, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होती हैं, ये आपने याद करना, यहाँ पे लिखी नहीं है, यहाँ आपको दिखाई देते हैं। जो आपका फोर ब्रेन के नीचे अगर आपको वेंट्रल देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा। वो राइट साइड की इम्पल्स जो लेफ़्ट साइड जाती है, लेफ़्ट साइड की राइट साइड जाती है, ये आपने याद कर लें। इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। राइट से लेफ़्ट नज़र आता है, लेफ़्ट से राइट, जैसे आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती है। हाइंड ब्रेन जो है पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला होता है इसमें। तो पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम इज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन। द मेडुला जो है कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। मेडुला कंटेन सेंटर जिसमें रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रिक, तो काफ़ी सेंटर हैं ब्रेन के, वो मेडुला में होते हैं। इतना ही था इसमें ब्रीफ। आगे है रिफ्लेक्स एक्शन, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको लिंक दे दूंगा। ह्यूमन ब्रेन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। आगे देखिए, you might have experienced the sudden withdrawal of body which come in contact with object stimuli, hot, cold, pinned और poisonous। जैसे कोई आपको स्टिमुलस मिलता है इमीडिएट तो आप बॉडी को विड्रा करते हो, वो कैसे होता है? इसमें आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। इंटायर प्रोसेस इज रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से काम करता है। डेट अकर इनवॉलेंट्री, आपकी मर्जी के बिना काम करता है, आपको पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। जैसे अपना हाथ पीछे उठाते हो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट नहीं होता, इसमें स्पाइनल कोड काम करती है। जो रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस लीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर एंड 1 इफरेंट। इसमें 2 चीज़ें होती है, जो आपकी स्पाइनल कोड आ गई, ये आपका डॉर्सल जो एरिया होता है, PDS याद करना आपने, पब्लिक डेवलपमेंट सिस्टम। डॉर्सल जो पोस्टीरियर डॉर्सल एरिया था वो सेंसरी होता है, जो आपका इंटीरियर वेंट्रल होता है वो आपका मोटर होता है। तो यहाँ से गैंग्लियन है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, जो वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन है। यहाँ से नर्व से जा रही है, जो आपके स्पाइनल कोड को नर्व जा रही है, इसको अफरेंट न्यूरॉन नर्व्स कहेंगे। अफरेंट पाथवे से जा रहा है डोर्सल गैंग्लियन से। सेंसरी को मतलब सेंसरी ऑर्गन में जा रही है। यहाँ से इंटरन्यूरॉन होते हैं जो नर्व्स को कनेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ इंटरप्रेट होगा भी क्या करना है, यानी जो नर्व इम्पल्स आई है उस पर क्या करना है, यानी जैसे गर्म पानी में हाथ डाल दिए तो क्या करना है, पीछे हटाना है या क्या करना है, यहाँ इंटरप्रेट होगा। फिर आपका जो मोटर न्यूरॉन है द्वारा फिर मसल को नर्व इम्पल्स जाएगी बाय द वेंट्रल मोटर से। तो ये मोटर एरिया यहाँ से जाएगी, फिर आप अपने फोरसेप या बाइसेप या ट्राइसेप को आगे पीछे कर पाओगे ऐसे। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। काफ़ी जगह पे ये काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन, नॉट ओनली फॉर द हॉट वाटर और द पिंच। डेली एक्टिविटी में आपका ये काफ़ी रोल प्ले करता है। इसमें आपका ब्रेन को पता भी नहीं होता क्या हो रहा है, इट इज़ द अनकॉन्शियस एफर्ट, ये आपको बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये नी जर्क है, आपके घुटने में साट लगी, चोट लग गई, कहीं कोई स्टिक कर गई चीज़, नीडल बढ़ गई, तो ऐसे ही आपका जो नी है वो रिस्पॉन्स करता है। आगे है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जो सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है। तो हाउ डू यू सी ऑब्जेक्ट, कलर कैसे नज़र आता है, साउंड कैसे सुनता है, ये सारा सेंसरी रिफ्लेक्स होता है। सेंसरी ऑर्गन जो है काफ़ी तरह की इन्वायरमेंट चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल देते हैं CNS को, फिर वहाँ वो इसको इंटरप्रेट कर पाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आँख के ऊपर काम करेंगे, आई के ऊपर। तो इसको आई जो है आपकी लाइट के ऊपर काम करती है, इसलिए इसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर एरिया है आई के। अगर पार्ट देखें, जो ह्यूमन की आई जो है बॉल होती है एक स्ट्रक्चर, बॉल ऑफ द ह्यूमन आई डेवलप 3 लेयर। एक्सटर्नल लेयर जो होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। सबसे बाहरली आँख आपकी राउंडेड होती है स्फेरिकल फॉर्म में, जैसे गेंद होती है, इसकी बाहरली लेयर है स्क्लेरा। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ द कॉर्निया। आगे कॉर्निया बाइट एरिया बन जाता है। मिड में होती है कॉर्वाइड रेन, जिसमें ब्लड वेसल्स होती है और ये ब्लूइश नज़र आती है। कॉर्वाइड लेयर जो है इज़ अ थिन ओवर द पोस्टीरियर
2/3 ऑफ द आई वॉल, बट इट बिकम थिक इन द इंटीरियर फॉर्म। आगे थिक होती है, पीछे थिन होती है। आगे ये सिलरी बॉडी बनाती है। सिलरी बॉडी आपकी मिडल लेयर से बनती है। सिलरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूड फॉरवर्ड टू फॉर्म द पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड आइरस। आगे सिलरी बॉडी आके आइरस बनाती है जो लेंस को कवर करती है, विच इज़ द विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, जो आपको आँख का जो नज़र आता है कलर आँख का। आई वॉल कंटेन द क्रिस्टलाइन, जो लेंस होता है ग्रामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है और लिगामेंट से अटैच होता है सिलरी बॉडी के। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर होता है एक सिलरी बॉडी में, इसको पिपल कहते हैं। द डायामीटर ऑफ पिपल रेगुलेटेड बाय मसल्स, आइरिस के मसल जो होते हैं इसको रेगुलेट करते हैं। तो जो इनर जो एरिया होता है आँख का उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है इसमें 3 तरह के सेल होते हैं, गैंग्लिया सेल, बाइपोलर सेल एंड द फोटोरिसेप्टर सेल। तो यहाँ पे आँख को देख लीजिए, ये सबसे बाहर वाली लेयर है सेक्लीरा, जो मिड वाली है कॉर्वाइड है, सबसे अंदर है रेटिना। दिस इज़ द रेटिना लेयर। इसमें गैप होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। जो पीछे होता है वो विट्रस चैम्बर होता है। जो विट्रस ह्यूमर होता है इसमें भी लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर, इसमें एक्वस ह्यूमर होता है। जो विट्रस चैम्बर होता है इसमें जो फ्लूइड होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है। जब आप की डेवलपमेंट होती है उसके बाद ये फ्लूइड नहीं बनता। कई बार ये फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है तो आँख आपकी बाहर आ जाती है, इसको ग्लूकोमा कहते हैं। और जो होता है एक्वस ह्यूमर होता है ये आपका यहाँ से कॉर्वाइड प्लेक्सिस बनाता है, सिलरी मसल इसमें फ्लूइड स्क्रीट करते हैं और इसमें लैक्रिमल ग्लैंड का स्क्रीशन भी आ जाता है। ये आपका लेंस आ गया। लेंस में जो आइरिस के मसल्स हैं, आइरिस के बीच में जो ये पार्ट है सेंटर वाला, इसको हम प्यूपिल कहेंगे। ये सेंसिटिव एरिया होता है, जब आप ज़्यादा शार्प लाइट आंख में डालते हैं तो ये प्यूपिल कंट्रैक्ट कर जाता है, जब कम लाइट होती है ये रिलैक्स करता है। ये लाइट को कंट्रोल करता है लेंस पे कितनी आएगी और लेंस की फंक्शनैलिटी को बचाता है। डायरेक्ट यहाँ पे रेज पकड़ती हैं, उसको फोबिया कहते हैं, फोबिया सेंट्रैलिस। यहाँ पे रेज लाइट की पड़ेगी, इसको हम जेलो स्पॉट भी कहते हैं। और डायरेक्टली नीचे जो जहाँ सिर्फ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो यहाँ जो पार्ट है कलर्ड लेयर है, कॉर्वाइड लेयर है, इसमें कोन एंड रोड सेल होंगे और एक कलर लेयर है। नीचे सिर्फ जो नर्व्स होते हैं इसमें जो रोड एंड कोन सेल नहीं होते, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं यहाँ से। तो जो 2 तरह के सेल होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। रोड आपको ओपेक विजन देते हैं लाइन नाइट में, रात को आपको रोड सेल से दिखता है। कोन सेल आपको डे कलरफुल विजन देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन पुट कमेंट। और 2 तरह के फोटोरिसेप्टर सेल है, रोड एंड कोन, मैंने अभी आपको बता दिया है। दीज सेल कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको हम फोटो पिगमेंट कहते हैं। द डे लाइट जो है फोटो पिग विज़न है और कलर विज़न है, इसको कोन करते हैं। जो ट्वी लाइट है इसको टॉपिक विज़न है, जो रोड सेल से होती है। रोड सेल में जो पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है, जो रोडोप्सिन होती है, जो विजुअल पल्पर होता है, विच कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से ये बनती है रोडोप्सिन प्रोटीन। रेटिनोन जो होता है। ह्यूमन आई में देर आर द 3 टाइप ऑफ द कोन, 3 तरह के कोन होते हैं। विच पोसेसिस देयर कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट, इसको रिस्पॉन्ड टू रेड ग्रीन ब्लू, 3 तरह के होते हैं। रेड ब्लू कलर जो प्राइमरी कलर होते हैं। सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन, फिर हमें फोटो पिगमेंट जज होते हैं और हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। सभी हम रंग यहाँ से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आँख को छोड़ती हैं, रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, पॉइंट मीडियल स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई वॉल। द फोटोरिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन दिस एरिया, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जो भी मैंने पीछे बता दिया। एट द पोस्टीरियर पार्ट द पोल द आई लेटरली ब्लाइंड स्पॉट पे जाती हैं। देर इज़ द जेलोइश पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड द फोबिया। इट इज़ द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन आर डेंस आर पैक्ड, जहाँ सिर्फ कोन सेल होते हैं। अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो आपको ज़्यादा रोशनी में देख सकते हो, अगर आप अपनी टेढ़ी आँख करके देखोगे तो आपको अंधेरे में नज़र आता है, क्योंकि सामने आपके जो होते हैं कोन सेल ज़्यादा होते हैं। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, लेंस एंड कॉर्निया में स्पेस है एक्वस चैम्बर, इसमें वाटरी फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर। जो स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना विट्रस चैम्बर है, जो विट्रस ह्यूमर होता है। ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है जेल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट का उसको चेंज करता है। अब देखने का मैकेनिज़्म क्या है, जो लाइट रेज जो है पड़ती हैं विजुअल वेवलेंथ की आती हैं, वो फोकस होती है रेटिना के ऊपर, कॉर्निया लेंस से जनरेट करता है पोटेंशियल इंपल्स रोड एंड कोन में,
तो जो फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड है फोटो पिगमेंट इन द ह्यूमन आई, ऑप्सिन जो है प्रोटीन है, एंड रेटिनल जो एल्डिहाइड है विटामिन ए का, ये दो प्रोटीन्स हैं, रोडोप्सिन इसकी बनी है, ऑप्सिन एंड रेटिनल की। लाइट इंड्यूस करती है डेसोसिएशन ऑफ रेटिनल एंड ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। दिस कोज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इससे परमेबिलिटी आ जाती है। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटोरिसेप्टर सेल में। दिस प्रोड्यूस सिग्नल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द गैंग्लिया विच थ्रू द बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर से जो इसका सिग्नल जाता है आगे, तो ये पोटेंशियल जो है विजुअल कोटेक्स पे जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं उससे जाता है। वेयर द न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज एंड इमेज फाउंड इन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज। मेमोरी एंड एक्सपीरियंस जो हैं ये सारे विजुअल कोटेक्स में नज़र आते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है आपके ब्रेन का। तो समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा। इसका डिटेल मैकेनिज्म एमएससी लेवल का भी मैंने वीडियो डाला है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आगे आपका जो नेक्स्ट ऑर्गन है आपका कान है, ईयर। ईयर जो है टू काम करता है कि बॉडी का बैलेंस भी करता है और सुनाई देने में भी हेल्प करता है। अनाटमिकली जो आपका कान है 3 हिस्से हैं, आउटर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड इनर ब्रेन, सॉरी ईयर, आउटर ईयर, मिड ईयर एंड इनर ईयर। ये आपके कान का पूरा लेटरल व्यू दिया हुआ है, तीनों चैम्बर दिखाई दिए। सबसे बाहर जो मसल की लेयर होती है कॉइल्ड, इसको पिन्ना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कनाल होती है जो सीधी पर्दे तक जाती है, जिसको टेम्पेनम कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। फिर आपका क्या जाता है टेम्पेनम। टेम्पेनम जो होता है ऊपर जो टेम्पोरल बोन है, इसके साथ आपके मिडल एयर में 3 बोन आ जाती है, मैलस, इनकस, स्टेप। मैलस जो है डायरेक्टली आपके कान के पर्दे के साथ जुड़ी होती है, फिर इनकस एंड स्टेपे। स्टेपे आपकी जो है इंटरनल ईयर जो कोक्लिया से जुड़ी होती है, मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ से। सो इसको कहते हैं स्टेपे। तो ऐसे आपका ये कान के पार्ट है। जो लास्ट जो आपका पार्ट है कॉक्लियर है, ये आपके नर्व्स यहाँ से इंटरप्रेट होती है। तो ओटर जो ईयर है इसमें पिन्ना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कनाल है। पिन्ना जो है वाइब्रेशन कलेक्ट करते हैं, एयर की साउंड आता है। एक्सटर्नल ऑडिटर मीटस जो है इसको टेम्पेनम मेम्ब्रेन के ऊपर लेके जाता है, जिसको एयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा होता है ये। देयर आर द वेरी फाइन हेयर एंड द बैक स्क्रीटिंग स्पेशियस ग्लैंड इन द स्किन, जो काफ़ी ग्लैंड्स होती हैं उसको क्रूमिकल ग्लैंड कहते हैं, क्रूमोनल ग्लैंड। जो टेम्पेनल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कवर विद द स्किन आउटसाइड एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। जो मिडल एयर में 3 बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेप, विच आर अटैच टू वन अनदर इन द चेन लाइक फैशन। जो मैलस है अटैच टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेप अटैच टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो जो होती है फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं इसको, ये कोक्लिया की पार्ट होती है। जो इसके नीचे का पार्ट होता है जो राउंड विंडो होती है, उसको कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडा। ये एयर का प्रेशर कंट्रोल करती है, ये हायर बुक में दिया है, जहाँ नहीं आपको मिलेगा। और एक स्टीशियन ट्यूब होती है जो कि मिडल एयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है। आपके ज़्यादा साउंड ट्रैवल हो रहा है तो आपके कान के पर्दे को बचाने के लिए यहाँ से एयर प्रेशर दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। और जो आपका फ्लूइड फील्ड इनर जो पार्ट है लेब्रिंथ होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, बोनी एंड मेम्ब्रेन्स। बोनी लेब्रिंथ में चैनल होते हैं, इनसाइड दिस चैनल द मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ है जो कि फ्लूइड में सैचुरेटेड होता है। कोक्लिया की बात कर रहा है ये, इसमें पेरीलिम्फ होता है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज द एंडोलिम्फ, तो बाहर बोनी में होता है पेरीलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन जो है लेब्रिंथ का, उसको कोक्लिया कहते हैं। द मेम्ब्रेन कंसिडर्ड द कोक्लिया जो है रेजिनल मेम्ब्रेन है, एक बेसिलर मेम्ब्रेन है। जो इंटरनल एयर की बात कर रहा है, डिवाइड करती है पेरीलिम्फ को फील्ड बोनी लेब्रिंथ में। इन द अपर स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे आता है स्केला टेम्पेनाई, और मिडल एक एरिया था स्केला मीडिया। तो 3 पार्ट हो जाते हैं। जब आप कोक्लिया को काटोगे ऐसे, इसके 3 पार्ट आ जाएंगे। ये आपका आ गया ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई, ये बता रहा है। इसके ऊपर है बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे बात कर रहा है। जो एट द बेस ऑफ द कोक्लिया जो स्केला वेस्टिबुलाई एंड द ओवल विंडो, स्केला वेस्टिबुलाई जाके ओवल विंडो में ख़त्म हो जाता है यहाँ पे जाके ये। और वाइल जो स्केला टेम्पेनाई है जो नीचे वाला है, ये टर्मिनेट करता है राउंड विंडो। नीचे रोटेंडा है, इधर रोटेंडा है, इधर ओवल विंडो है। यहाँ से आपकी क्या जुड़ी है, आपकी बोन कौन सी, मैंने भी आपको बताया स्टेप। तो यहाँ से मिडल, और जहाँ पे प्रेशर आएगा फिर यहाँ से ये फ्लूइड प्रेशर जहाँ से मेंटेन हो जाएगा तो वह स्टीशियन ट्यूब से रेगुलेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म।
तो बाकी यहाँ देख सकते हैं उसको इंटरनली जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पनाई। जो स्केला मीडिया है वो काफ़ी क्रूशियल एरिया है, इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई है और इसमें जो ऊपर वाली रेजिनल मेम्ब्रेन है, नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर मेम्ब्रेन होती है इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है जो स्ट्रक्चर होता है, लोकेट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, विच कंटेन द हेयर सेल। इसमें हेयर सेल होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं। दो हेयर सेल प्रेजेंट इन द रो एंड इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। द बेसल जो एंड होता है हेयर सेल का क्लोज कनेक्ट विद द अफरेंट नर्व फाइबर। ए लार्ज नंबर ऑफ द प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड स्टीरोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल अबव द रो ऑफ द हेयर सेल। इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। द इनर जो एयर सेल है आल्सो कंटेन द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज द वेस्टिबुलाई अपरेटस लोकेटेड अबव द कोक्लिया। जो वेस्टिबुलाई अपरेटस है ये सेमी सर्कुलर कनाल का बना होता है एंड इसमें ओथोलिक्ट ऑर्गन होता है ऑफ द स्क्यूलस एंड यूट्रिकुलस। ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स में होता है फ्रेंड, जो आपको यहाँ डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ऐसे 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं जो एंडोलिम्फ को बनाती हैं और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की होती हैं। तो इसमें बेस्ट क्रिस्टी एंड मैकुले स्ट्रक्चर होते हैं। सेक्यूले एंड यूट्रिकली कंटेन द प्रोजेक्टिंग रीज दैट इज द मैकुले। क्रिस्टे एंड मैकुले जो हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि बैलेंस बनाते हैं। तो बेसिक जो ऑर्गन ऑफ कोटाई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का काम है सुनाई देने का, और बैलेंस बनाने का काम जो है मैकुले एंड क्रिस्टा करते हैं। ये आपने याद करना है। अब हेयरिंग का मैकेनिज्म यहाँ से देख लीजिए कैसे आपको सुनाई देता है। जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है वो ईयर को रिसीव करता है, फिर एयर ड्रम में टकराती हैं साउंड वेव, फिर साउंड जो है वाइब्रेट करता है, फिर एयर ऑसिकल से जाता है टू द ओवल विंडो, वाइब्रेशन पास द ओवल विंडो टू द फ्लूइड। इसमें फ्लूइड होता है, कोक्लिया का फ्लूइड होता है, जो जनरेट करते हैं लिम्फ में इम्पल्स जनरेट होती है जो रिपल एंड बेसिलर मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। दो जो मेम्ब्रेन जब स्टिमुलेट होती हैं इनके हेयर सेल प्रेस हो जाते हैं, फिर अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिर वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि आपकी ऑडिटरी नर्व से होती हैं, उसको क्रेनियल नर्व होती है वो जाती है और आपकी ब्रेन में ये नोट हो जाता है अभी कौन सा साउंड है। तो आपके जो ईयर है इसके 2 काम है, अभी आपको मैंने बता दिया था, डेट वाज लिसनिंग का एंड डेट वाज द बैलेंसिंग। लिसनिंग का काम करता है ऑर्गन ऑफ कोटाई, तो और जो आपका बैलेंस का काम है मैकुले एंड क्रिस्टे करते हैं। तो इसमें भी 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हम जो ईयर का डिटेल में करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर एंड आई होप आपने ये सारा ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा, और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक है ये फिनिश हुआ। लास्ट का आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है ये हम जल्दी फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।